तो ये है अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण। और इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे उन पर डिस्कशन करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को हल करके देखेंगे तभी बनेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है? F बराबर जी m1 m2 अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। ये बोलता है कि द्रव्यमान को दुगना कर दें, माने जी हो गया। अब ये m1 को मैं क्या लिखूं? 2m1, ये दुगना हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 2m2, ये भी दुगना हो गया। फिर बोलता है दूरी भी दोगुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, सबका दोगुना कर देंगे। अब इसको संख्या अलग कर देंगे और ये जो संकेत हैं उसको अलग करेंगे। तो देखिए, ये g है, m1 है, m2 है, आर स्क्वायर, इसको अलग कर दिया ना। यहाँ क्या बचा है ऊपर? 2 और 2 का गुणा कितना होता है? 4। और नीचे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये कट गया तो बल में कोई प्रभाव नहीं आया, माने बल F का क्या है? F ही रहेगा। यदि यहाँ 2 3 कुछ आ जाता तो उतना गुना हो जाता। ठीक, इस तरह से हल करना है। अब देखो इसमें देख लेते हैं, जैसे यही वाला है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान वही रहें, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए? दोगुनी। तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो सूत्र बोलो आप लोग। F बराबर क्या होता है? G m1 m2, और द्रव्यमान को, ये दूरी को कितना बोलता है वो? दोगुना। तो यहाँ पर लिख दें 2r का स्क्वायर। सूत्र अलग कर लो, जी m1 m2 अपॉन में क्या हो गया? आर स्क्वायर। नीचे अब क्या बचेगा? हाँ, नीचे बचेगा 4, तो माने गुणे में लिख देंगे 1/4। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका? F/4 मान हो जाएगा। इस तरह से निकालना है। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फिर से सूत्र देखो, F इक्वल टू क्या हो गया? G m1 m2 अपॉन में क्या हो गया? आर स्क्वायर। क्या बटे में आर स्क्वायर है इसमें कहीं पर सूत्र में? ऑप्शन में नहीं है। तो यदि इस आर स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आर की घात -2। तो ये हो जाएगा, ये या तो 1/r स्क्वायर हो या आर की घात -2 हो। अब यहाँ वाला पांचवा प्रश्न देख लीजिए, प्रकृति में निम्नलिखित बलों में कौन सा बल सबसे दुर्बल है? तो सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, फिर यह है, निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है? गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओगे, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, चाहे छोटे सा लगे, हल्का सा लगे, है ना, पर लगता है थोड़ा थोड़ा। अब ये किसी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है? तो ये भारहीनता क्या होती है? शून्य गुरुत्व, माने गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तब क्या आता है? भारहीनता। जैसे मान लो उपग्रह में जाते हैं तो हम वहाँ पर अपने पैर नहीं थमा पाते, उड़ने लगते हैं। उसकी वजह क्या है? वहाँ पर भारहीनता हो गई, भार में क्या लगती है? कमी लगती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए, 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? तो देखो भार का सूत्र देखो, W इक्वल टू क्या होता है? mg, है ना। m का मान यदि इसको ग्राम है तो किलोग्राम में बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग करेंगे, ऐसे ना। 100 बटे क्या कर देंगे? 1000। तो ये कट जाएगा, 1/10 बचेगा तो 0.1 हो जाएगा। और ये ग्राम है, ये जी है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10। तो 10 में इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1, है ना, दशमलव लगा, तो इसका मान कितना हो गया? 1 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, 10वां वाला प्रश्न कैसे घुमाया। पृथ्वी सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? इस बार द्रव्यमान पूछता है। तो द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम। क्यों हो गया? क्योंकि द्रव्यमान जगह जगह पर नहीं बदलता है, एक जैसे रहता है, वो चंद्रमा में हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे कहीं भी हो, द्रव्यमान वही रहता है। केवल क्या बदलता है? भार। भार का मान इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी
सतह से किसी पिंड का द्रव्यमान, पृथ्वी की सतह पर पिंड का द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का भार होगा। माने ये पृथ्वी हो गया, यदि हम यहाँ से इसके त्रिज्या के भीतर माने केंद्र में चले गए तो भार कितना होगा? तो देखो, जो भार का सूत्र अभी बताया था, W इक्वल टू क्या होता है? mg। W इक्वल टू केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना होता है? 0 होता है। तो भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर समझना है। ठीक है। तो 13वां प्रश्न देखो, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पलायन वेग कक्षीय वेग की बात करता है। तो जो पलायन वेग का और कक्षीय वेग का संबंध होता है, v इक्वल टू होता है यहाँ पर v नॉट रूट टू। ये है पलायन वेग, ये है कक्षीय वेग। तो यहाँ पर लिखा है पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना है। तो ये पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना है क्या? नहीं है, रूट 2 गुना है। मतलब ये ऑप्शन सही है, सही नहीं है। फिर कक्षीय वेग पलायन वेग का 2 गुना होता है, तो ये कक्षीय वेग है, यहाँ तो 2 गुना नहीं है, माने ये ऑप्शन भी गलत है। पलायन वेग कक्षीय वेग के वर्गमूल का 2 गुना है, ये सही है क्या? ये पलायन वेग है, ये कक्षीय वेग है क्या? इसमें कक्षीय वेग में वर्ग लगा है, वर्गमूल लगा है, रूट लगा है? नहीं लगा है, तो ये भी गड़बड़ है। अब इसको देखो, पलायन वेग का वर्ग, तो एक काम करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? vo का स्क्वायर, और गुणे में कितना हो जाएगा? 2। अब इसकी भाषा समझो, पलायन वेग का वर्ग, ये हुआ पलायन वेग का वर्ग। फिर बोलता है कक्षीय वेग के वर्ग, ये हुआ कक्षीय वेग के वर्ग का क्या होता है? 2 गुना, ये हो गया 2 गुना। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है कुल ऊर्जा की 2 गुना की बराबर होती है। कितना? 2 गुना। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1 गुना। तो इसका अनुपात कितना होगा? 2। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, किसी पिंड को पहले 100 मीटर फिर 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का पता करना है ना। तो अब कैसे पता करेंगे? जब भी गुरुत्वाकर्षण बल वाला काम आए, आप सीधे सूत्र में जाओ। तो सूत्र होता है Gm1 m2 अपॉन में क्या होता है? r स्क्वायर। ये f का मान है। यहाँ दूरी का संबंध है। किसका संबंध है? दूरी का। दूरी कहाँ है? बटे में है ना, बटे में। तो इसका मतलब यदि है कि यदि दूरी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम। समझ में आ गया? जब बटे में हो तो उल्टा समझना है, दूरी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम। तो मुझे ये बताओ, 100 मीटर दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा कि 200 मीटर पर ज़्यादा होगा? 100 मीटर पर ज़्यादा होगा। जब दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, उल्टा समझना है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पिंड की पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम लगेगा। माने इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है, इसमें क्या है? अधिक है। तो ये इसका अंदाजा किससे लगाओगे आप? उसके सूत्र से लगाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 18वां प्रश्न देखते हैं। केपलर के ग्रहों संबंधी दूसरा नियम, या कह सकते हो क्षेत्रफल का नियम, किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? तो किसके नियम पर आधारित है? कोणीय संवेग के संरक्षण पर। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, 20वां प्रश्न है, एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से चल रहा है। ठीक है, पिंड एवं पृथ्वी की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पर आपको समझना है, जो हमारा तृतीय नियम था केपलर का, कि परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, उनके सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमको जो दिया है, ये चाल दिया है, माने इसका आवर्त काल का ये समझ लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर समानुपाती क्या हो गया? आर क्यूब। समझ में आया इतना? अब इसको हम कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा आगे देखो। यदि मैं 3 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2/3। ये पक्षांतर कहला गया। घात का पक्षांतर ऐसे होता है। ये गुणे में है, ऊपर है तो कहाँ आ जाएगी? नीचे। अब ये समझो, थोड़ा सा और देखो।
यदि 8 को मैं लिखूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिख सकता हूँ? 3 बार लिख सकता हूँ। तो 2 की घात 3 और बाहर कितना है? 2/3 और समानुपाती क्या है ये? r। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये 3 3 कट गया। अब 2 और 2 का गुणा कितना होगा? ये 4। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है ये 1 अनुपात क्या होगा? 4। ठीक, और किसी में तो 4 है ही नहीं। इस तरह से इसको निकाल के देख। अब ये अगला प्रश्न है 22वां नंबर का। देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। कहाँ पर 0 होगा? पृथ्वी की सतह पर। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ 23वां प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। तो ये सिर्फ निर्भर करती है किसमें? प्रक्षेपण बिंदु से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। माने ऊंचाई बदलोगे तो पलायन चाल बदल जाएगी। पिंड के द्रव्यमान बदलने से, दिशा बदलने से, इनसे पलायन चाल से कोई लेना देना नहीं, केवल ऊंचाई से लेना देना है। ठीक। अब यहाँ देखो 24वां प्रश्न है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, कौन सी राशि नियत रहती है? तो जब भी परिक्रमा वाला कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो ग्रह घूमे, चाहे उपग्रह घूमे, चाहे धूमकेतु घूमे, सबके लिए क्या रहता है? कोणीय संवेग संरक्षित होता है। इसके बाद यहाँ ये वाला प्रश्न भी देख लेते हैं, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। ठीक है। फिर ये है, किसी वस्तु का भार 0 होता है। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चलिए यहाँ पर अब खाली स्थान वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है I = F/m, है ना? एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इस सूत्र से यदि हम निकालें तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो ये हो जाएगा न्यूटन किलोग्राम। फिर यह है गुरुत्वीय विभव। तो विभव ये V होता है W/m। एकांक द्रव्यमान को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये सूत्र होता है। तो W का मान कितना होता है? जूल। और द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम। इस तरह से यहाँ पर होता है। अब देखिए, ये देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है? इसको याद रखना है। तो 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है, कैपिटल जी का मान, है ना? क्या? हाँ। ये 7वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो, वेग के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो ये कौन सा वेग होता है? पलायन वेग। पलायन वेग ही निर्धारित करता है कि किसी ग्रह में वायुमंडल होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान कम है, तो वहाँ हवा वहाँ से पलायन कर जाती है। पलायन का मतलब भाग जाती है। फिर मैं बोलूं कि यार पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है? अधिक। जैसे यहाँ पर जो पलायन वेग का मान होता है 2.47 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो पलायन वेग का मान यदि अधिक होगा तो वायुमंडल होगा, और पलायन वेग का मान यदि कम होगा तो वायुमंडल नहीं होगा। मतलब वायुमंडल होगा या नहीं होगा किससे पता चलता है? पलायन वेग से। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब देखो, कुछ संख्या आपको याद करके रखना है। 8वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सतह के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो कितना होता है? 84.4 मिनट। इसको हम निकाल करके भी देखे थे। फिर देखो, पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती? बढ़ती। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U = mgh, और h का मतलब होता है सतह से ऊंचाई। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे h का मान बढ़ेगा तो u का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ये बढ़ती लिख दिया, ये ऊपर की ओर जाने का लिख दिया, मान लो परीक्षा में आ गया कि नीचे की ओर जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? घटेगी। इस तरह से होता है। ठीक है। फिर से यहाँ पर आया, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान के बराबर होती है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है।
फिर देखो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रिलेशन देख लेते हैं, पलायन वेग बराबर कक्षीय वेग। तो अभी मैं सूत्र लिखा था VE बराबर यहाँ पर VO रूट 2। तो यहाँ पर पलायन वेग लिखा है माने VE लिखा है, कक्षीय वेग माने क्या लिखा है, VO। लिखा क्या नहीं है, रूट 2। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, रूट 2। इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि उपग्रह का क्षैतिज वेग और कक्षीय वेग बराबर हो तो पार्किंग कक्षा कैसी होगी, वृत्ताकार। पार्किंग कक्षा का मतलब होता है उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, पार्किंग कक्षा। यदि कक्षीय वेग और क्षैतिज वेग बराबर हो तो ये किस मार्ग, इसका रास्ता कैसा होगा, बिल्कुल वृत्ताकार होगा। ठीक है। ग्रहों के गति संबंधी खाली स्थान मॉडल टॉलमी ने दिया था। तो टॉलमी ने कौन सा मॉडल दिया था, भूकेंद्री। इसके अनुसार ये था कि पृथ्वी केंद्र में है, सभी ग्रह उपग्रह सूर्य इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर। हालांकि बाद में गलत हो गया था, लेकिन अब देखो दूसरा है ये, ग्रहों की गति संबंधी सूर्य केंद्रीय मॉडल किसने दिया था, तो किसने दिया था, कोपरनिकस। इसका मतलब था कि सूर्य केंद्र में है, सभी ग्रह उपग्रह इसके क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर देखिए, गुरुत्वाकर्षण नीतांक का मान खाली स्थान ने ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया, हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सबसे पहले लिखा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र एक जैसे रहता है, ये होगा GM अपॉन क्या हो गया, R²। इसके बाद है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा -GM/R। कभी कभी गुरुत्वीय विभव को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी बोल देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण की बात होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण ये होता है GM/R²। फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये हो जाएगा GM1m2/R²। फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक है तो ये हो गया, ये इसी से निकला है ना। ये सूत्र होता है F=GM1m2/R²। यदि आपको ये कैपिटल G चाहिए तो सबका पक्षांतर कर दोगे तो FR² अपॉन क्या हो जाएगा, M1m2। इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा। इस तरह से जोड़ी मिला। चलिए इस जोड़ी को देखते हैं, पलायन वेग। तो जो पलायन वेग का सूत्र है देख लेना, ये वाला ये है 2GM √2GM/R+H। और कक्षीय वेग का भी सूत्र यही होता है, सिर्फ 2 का अंतर है। तो कौन सा है ऐसा देखो, कक्षीय वेग का, जिसमें हाँ ये क्या हो गया, C GM/R+H अंडर रूट में। तो ये दोनों सूत्र एक जैसे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब पलायन वेग होगा तो √2 इसमें ज़्यादा हो। ठीक है। इसके बाद परिक्रमण काल है, तो परिक्रमण काल ये 2 पाई वाला ही रहेगा हमेशा, 2 पाई √R+H का होल क्यूब अपॉन GM। इसके बाद ये बंधन ऊर्जा की बात होती है, तो जो बंधन ऊर्जा होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ये -GMM अपॉन क्या हो गया, 2R। और इसके बाद यहाँ उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा और ये दोनों सेम ही रहती हैं, अंतर सिर्फ रहता है कि ये धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक। सूत्र दोनों ही है, कुल ऊर्जा का धनात्मक होती है। और उपग्रह ऊर्जा ये जो है इसकी आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा B का मान। इस तरह से यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर से देख ली, पलायन वेग का सूत्र देखो क्या है, √2GM/R+H। कक्षीय वेग का सूत्र क्या है, √GM/R+H। परिक्रमण काल का क्या है, 2 पाई √R+H का होल क्यूब अपॉन GM। और उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या है, -GMM/2R। ठीक है। और उस उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या है, उसी को प्लस में लिख देना, GMM/2R। और स्थितिज ऊर्जा में पूरा वही लिखना है, माइनस में ही रहेगा, लेकिन ये 2 नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखना है इस जोड़ी को भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कहीं भी खाली स्थान वगैरह में भी आ जाए। इसमें लिखा है तो ठीक है जोड़ी मिला दोगे, लेकिन खाली स्थान में भरना पड़ेगा, मतलब याद करके जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग की क्या होता है,
7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको 8 भी लिख देते हैं राउंड फिगर में। इसके बाद पृथ्वी के निकट का जो आवर्तकाल होता है कितना होता है? 84.4 मिनट। तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.38 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए एक वाक्य प्रश्न को अब हम देखते हैं। अब वही प्रश्न देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। पूरे प्रश्न देखना है तो आपको एलके फिजिक्स ऐप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब ध्रुवीय उपग्रह वगैरह नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सतह पर भारहीनता कब परिलक्षित होती है? जब गुरुत्व का प्रभाव क्या हो जाए? शून्य हो जाए, या गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो, तब हमको कैसा लगेगा? भारहीनता लगेगी। फिर अगला वाला देखो, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध क्या होता है? पलायन वेग बराबर √2 गुणे कक्षीय वेग। चाहो तो शब्दों में भी लिख सकते हो, नहीं इतना भी लिख दोगे तब भी ठीक है, चाहे ऐसा लिख दो और चाहे ऐसा लिख दो, दोनों ठीक हैं, है ना। इसके बाद देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब इसमें देखिए, दो पिंडों के बीच की दूरी आधी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? अब इसको हला करना पड़ेगा, अंदाज से तुक्का से काम नहीं चलेगा। तो सूत्र बताओ आप, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन होता है आर स्क्वायर। लेकिन आर को इसने क्या कहा है? दूरी क्या कर देना? आधी। तो आधी का मतलब क्या हो गया? r/2। ठीक है। यदि मैं इसको हल कर दूं तो पहले सूत्र अलग करो, Gm1 m2 अलग कर लिए, इसके भीतर ये r का स्क्वायर भी अलग कर दिए, बटे में क्या है? 1/2। 2 का स्क्वायर करो कितना होगा? 4। बटे का 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना आ गया? 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उपग्रह को ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है तो केंद्र में एक बल लगता है, तभी वो चक्कर लगा पाएगी, बिना बल के चक्कर नहीं लगा पाएगी। तो वो बल उसको कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। अब देखो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? अब देख लो, पृथ्वी में जो ये बीच की रेखा होती है ये विषुवत रेखा कहलाती है, और ये जो किनारे वाले हैं ये क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। यदि हम इधर से इधर जाते जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, ध्रुवों में सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? अधिक। तो जब उधर की ओर जाएंगे तो उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ 2 अंक वाला प्रश्न है और इसको देखते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, चंद्रमा में वायुमंडल क्यों नहीं है ना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अभी पढ़े थे, वायुमंडल ना होने का कारण पलायन वेग होता है। तो आपको यदि याद ना आए तो सीधे ये लिख सकते हो कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है, जबकि गैसों का औसत वेग अधिक होता है, तो वो पलायन कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, देख लो कि यहाँ पर चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है? 2.3 किलोमीटर, 8 भी लिख सकते हो, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और गैसों का औसत वेग कितना है? 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे कम है, तो ये ज़्यादा है, मतलब ये उसको पलायन करके चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा से किसी चीज को निकलने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो वायु का वेग होता है वो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इससे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से वो क्या हो जाती है? पलायन हो जाती है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आप सोचे कि मैं यहाँ से एक डब्बे में गैस भर के लेके जाऊँगा और चंद्रमा में छोड़ दूँगा तो वहीं गैस रही आएगी, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि गैस की स्पीड इसके पलायन वेग से क्या है? ज़्यादा है। वो छोड़ करके भाग करके कहाँ चली जाएगी? अंतरिक्ष में चली जाएगी। देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं? इसका मान और विमेय सूत्र लिखना है। तो इसको समझाने के लिए आप सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सूत्र लिखेंगे। तो F बराबर क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन में होता है आर स्क्वायर। यदि सबका पक्षांतर करेंगे, हमको G निकालना है, तो ये हो जाएगा F
आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा m1 m2 बराबर कितना हो गया g। अब परिभाषा देना है तो इस द्रव्यमान को भी हम 1 किलोग्राम लिख देंगे, इस द्रव्यमान को भी 1 किलोग्राम समझ लेना है और दूरी कितना समझ लेना है 1 मीटर। तो यही बोलना है यदि दो पिंडों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो, है ना, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला इसका बोलो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। इस तरह से परिभाषा देना है। अब यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और यहाँ पर दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, आर का स्क्वायर है तो ये मीटर का स्क्वायर, ये दो ऊपर लिखा है नीचे लिखा है ऊपर लिख लेना है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम करोगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, और इसका मान जो होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है। इसमें विमी सूत्र भी पूछा है ना, तो विमी सूत्र भी निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं। तो देखो ये एफ लिखा है, एफ का विमी सूत्र क्या होता है mL_T-2, और आर का कितना हो जाएगा, दूरी है तो L2, और यहाँ पर द्रव्यमान का क्या होगा m, और दूसरा भी द्रव्यमान है तो कितना हो गया m। समझ में आ गया। f का विमी सूत्र क्या हो गया mL_T-2, दूरी का क्या हो गया l, तो l स्क्वायर है यहाँ तो L2 हो गया, और एक द्रव्यमान का क्या हो गया m, और दूसरे द्रव्यमान का भी क्या हो गया m, यहाँ से एक m कट जाएगा। ठीक, अब इसको जमा के लिखते हैं, m कहीं पर है, कहाँ है नीचे, तो जब नीचे का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m-1। अब l कितने हैं एक, और ये कितना हो गया दो, दो एक कितने हो गए 3, और t-2, इस तरह से इसका विमी सूत्र भी निकलेगा। तो आप यदि इस का सूत्र याद रखे हो तो इससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, है ना। किसी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और नेट बल शून्य हो जाता है, जिससे गुरुत्व बल प्रभाव शून्य हो जाता है। तो इसको समझो, मान लो यहाँ पर ये ग्रह है और उपग्रह इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अभी हम बोले कि चक्कर लगाने के लिए कौन सा बल जरूरी होता है, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो सारा गुरुत्वाकर्षण बल इसको घुमाने में खत्म हो गया। अब उपग्रह के भीतर कोई है तो उसके ग्रह का मान, वो बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए उसको भारहीनता लगती है। तो देखो उसमें क्या लिखोगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल के रूप में चला जाता है, जिससे कुल बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और उस पर भारहीनता का प्रभाव होता है। देखिए भारहीनता किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, या दूसरा लिख सकते हो गुरुत्व बल का मान, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्व बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं, भारहीनता। अब ये भारहीनता कहाँ कहाँ पर होती है, देखो पृथ्वी के केंद्र पर जाओगे आप हवा में उड़ने लगोगे, आपके पैर नहीं थमेंगे। अंतरिक्ष में आप चले जाओगे उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु वहां पर होता है जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान जिस बिंदु पर क्या हो जाए, शून्य। फिर ये लिफ्ट पर, यदि आप लिफ्ट पर हो और लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगे, है ना, टूट जाए और नीचे गिरने लगे, तब वहां भारहीनता आप महसूस करोगे, और उपग्रह पर भी भारहीनता महसूस करोगे। माने जहां पर गुरुत्व बल का मान शून्य हो सकता है वहीं पर भारहीनता होगी। हाँ जी, इस 12वें प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न देखिए, किसी ग्रह के निकट किसी पिंड की कक्षीय चाल 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, माने VO का मान दिया, कक्षीय चाल माने VO। इसका पलायन चाल हमको ज्ञात करना है। सूत्र अभी बताया था, V बराबर क्या होता है, VO√2। तो ये मैं लिखा 8.4, ये किसका मान हो गया, VO का। √2 का मान 1.414 होता है। यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो 11.8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस तरह से यदि आपको कक्षीय चाल दिया है तो पलायन चाल आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आपको ये सूत्र भर याद रखना है तो नियम बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा हूँ कि ये सूत्र याद करो, F है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
तो देखो यहाँ पर ये दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या बोलेंगे? दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ऊपर है तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही चीज है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बटे में है तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना लिखना है, ठीक है। तो इस सूत्र से देखो, यदि हम ये लिखेंगे तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे, ये ऊपर रहे तो अनुक्रमानुपाती बताता है, नीचे रहे तो क्या बताता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस चिन्ह को हटाओगे तो एक नीतांक आएगा जी, और ये हो जाएगा गुरुत्वीय नीतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। तो आपको परिभाषा जो है सूत्र से बनाना है तो आसान है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं, जी एवं कैपिटल जी में संबंध स्थापित करिए। तो इसमें देखना है जी और जी में कैपिटल है ना, इसमें एक बार आपको गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लिखना है और एक बार आपको जो है गुरुत्वीय बल का सूत्र लिखना है। तो दोनों सूत्र की तुलना करेंगे। देखो ये चित्र बना लोगे, चित्र में देखो m कहलाया पृथ्वी का द्रव्यमान, r कहलाया पृथ्वी की त्रिज्या, और m कहलाया पिंड का द्रव्यमान जो इसकी सतह पर रखा है। तो इसी को लिख देंगे शब्दों में, शब्द को याद नहीं करना है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m, चित्र में दिख रहा है m, इसकी त्रिज्या कितनी है r, ये चित्र में दिख रहा है, और इसके सतह पर रखे पिंड का द्रव्यमान क्या है m। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। तो अभी सूत्र पढ़े थे F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ m1 का मान कैपिटल M है, स्मॉल m m2 का हो गया, और दूरी कितना है r, ये दूरी r है ना, तो यहाँ पर ये वाला आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर ना होगा। मतलब चित्र के अनुसार हमको सूत्र लिखना है। फिर इसके बाद गति के द्वितीय नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल या वस्तु का भार, तो ये सूत्र क्या होता है, F बराबर mg, जानते होगे F बराबर क्या होता है ma, लेकिन यहाँ पृथ्वी का त्वरण लगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mg। अब इन दोनों को बराबर कर देना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों वस्तुओं में तो एक ही बल लग रहा है ना, पृथ्वी ही बल लगा रही है, तो ये लिख दिए mg बराबर क्या हो गया, ये दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से स्मॉल एम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से सूत्र लिखना है इसका। अगला प्रश्न है स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तो ये अंतर अक्सर आता रहता है, एक नंबर में भी पूछेगा तो इसके भीतर कुछ प्रश्न रहते हैं, है ना, एक नंबर वाले भी। आप बड़े प्रश्न पढ़ते हो तो आपको ये भी समझना है कि इसके भीतर एक एक नंबर वाले भी प्रश्न हो सकते हैं। तो यह स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई उस वस्तु में क्या है, उत्पन्न त्वरण है। और गुरुत्वीय नियतांक क्या है, तो वही वाला जो परिभाषा आप लिखे थे अभी, जी का निकाले थे ना, जी इक्वल टू क्या, एफ आर स्क्वायर, और क्या निकाले थे m1 m2। तो यही लिख सकते हो, दो पिंडों का द्रव्यमान कितना हो 1 किलोग्राम, उनके बीच की दूरी कितनी हो 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि यही परिभाषा यही लिखा, देखो दो एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान को 1 किलोग्राम का द्रव्यमान भी लिख सकते हो, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी हो, एकांक हो या 1 मीटर हो, तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। तो परिभाषा लिख देना। इसका मान देखो, स्थान स्थान पर क्या होता है, परिवर्तित, इसका मान जो है ये नियतांक होता है सार्वत्रिक नियतांक, या अपने शब्दों में लिख सकते हो पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है। कोई जरूरी नहीं कि यही शब्द लिखो, केवल आपको समझना है। ये कैसी राशि होती है, गुरुत्वीय त्वरण सदिश, और ये कैसी राशि है, अदिश। इसका एसआई मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अच्छा ये है कि मान लो 4 अंक का प्रश्न आ गया, तो आप जो है भले ऊपर वाला गलत हो नीचे सही होगा तो नीचे वालों से नंबर मिल जाएगा, तो एक आधे एक्स्ट्रा लिख देना, 4 से 5 6 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसका बीमी सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस टू, और इसका बीमी सूत्र एम माइनस एल थ्री टी माइनस टू, उसके सूत्र से निकाल के देख लेना, है ना। पृथ्वी सतह पर इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये पूरे ब्रह्मांड में होता है, इसका सतह वतह से लेना देना नहीं है। ये वस्तु के द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता, और ये भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, ये द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। तो द्रव्यमान यह किसी पिंड के जड़त्व की क्या होती है, माप,
और यह किसी पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की माप है। पृथ्वी कितना बल लगाती है वो भार कहलाता है। इसका द्रव्यमान का मान क्या होता है? नियत होता है। भार क्या होता है? जगह जगह परिवर्तित होता है। ठीक है, ये द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। ये कैसा है? सदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसका मापन भौतिक या जड़त्वीय तुल्य से करते हैं, इसका कमानीदार तुल्य से करते हैं, माने स्प्रिंग तुल्य से करते हैं। और यह क्या है? किसी पिंड पर पदार्थ की संचित मात्रा है, और यह किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल की माप है। ये 2 बार हो गया परिभाषा परिभाषा, हालांकि ये 1-2 नंबर में आता है ज्यादा। तो देखिए अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम लिखिए। इस प्रश्न को समझते हैं तो ये 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम है कक्षा का नियम। तो इस चित्र को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो बना है ये सूर्य है, ये जो घेरा बना है ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, और यहाँ पर जो है एक ग्रह मान लेते हैं। तो चलो सभी ग्रह इसका नाम लेते हैं। जैसे ये ग्रह है तो इसी तरह से बहुत सारे ग्रह होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? सभी ग्रह। पी माने में प्लैनेट लिख दिया हूं। सभी ग्रह, फिर इसका नाम लेते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। नाभि ये होती हैं, जैसे यहाँ एस डैश और एस डैश, इसमें 2 केंद्र होते हैं ना, तो 2 केंद्र को हम इसमें क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार में। तो चलो इसका नाम लो क्या? सभी ग्रह। फिर इसका नाम सूर्य के चारों ओर, फिर इसका नाम दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। इस तरह से ये प्रथम नियम हो गया। अब इसका दूसरा नियम देखो, ये सूर्य है और ये क्या है? ग्रह है। तो पहले ये लाइन, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इस का नाम लेना है। फिर यहाँ डेल्टा टी भी लिख लेता हूं। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती। परिभाषा बोलो फिर से, देखो इसका नाम लो, क्या बोलोगे? सूर्य से, फिर क्या? ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे हम द्वितीय नियम भी बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम भी बोलते हैं, कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के आधार पर होता है। ठीक है, अब इसका हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न इसको बोलना है। तो टी माने होता है आवर्त काल का वर्ग या परिक्रमण काल का वर्ग, और ये है सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी। तो पहले इनका नाम जानो और फिर इसको शब्द बनाना है। तो चलो इसको बोलते हैं, क्या वो कहलाएगा? ये क्या? आवर्त काल का वर्ग, किसी ग्रह के आवर्त काल का वर्ग। फिर यहाँ ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली दूरी, औसत दूरी, फिर इसका नाम कि घन के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो फिर से बोलो, इसका नाम लो। आवर्त काल भर नहीं लोगे, ग्रह के आवर्त काल का वर्ग बन गया इसका। फिर यहाँ पर बोलेंगे ग्रह से सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से इसकी परिभाषा बनाना है। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रश्न है, पृथ्वी की सतह। तो देखिए दोबारा से इस प्रश्न को देखता हूं। पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक स्थापित करिए, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ परिवर्तन है, तो सबसे पहले आप इस तरह का ये चित्र बना लेंगे। चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है, मानिए पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये पृथ्वी से ऊंचाई है सतह से, और ये उस पिंड का द्रव्यमान है। तो शब्द बनाते हैं। चलिए क्या बनाएंगे? इससे बनाइए, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r है, इससे h ऊंचाई पर कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान m है। बस इतना शब्द बनाना है। अब 2 बार आपको गुरुत्व त्वरण का सूत्र लिखना है। एक बार हम निकाल रहे हैं सतह पर, देखो यहाँ पर, ये कहाँ पर निकाल रहे हैं? सतह पर। तो आप अपने शब्दों में लिख देना सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। तो क्या था? ये gm/r²। ये आपको ध्यान रखना है, यही सूत्र लगेगा दोनों बार। gm/ क्या हो गया? r²। क्लियर हुआ इतना? अगले स्टेप में यदि ऊंचाई में चले जाएं तो कुछ नहीं है, सूत्र वही है। देखो क्या फर्क पड़ा है, सामने देखो, g की जगह क्या हो गया? g डैश। ये gm की जगह क्या हो गया? gm। ये r है, लेकिन यहाँ r और h और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? r + h का होल स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग करना। भाग करने का तरीका देखना, एक ये 2 वाला पहले रहेगा ना, तो ये मैं लिख दिया हूँ जी डैश, लिख दिया। और बटे में क्या रहेगा, बटे में ये वाला रहेगा, ये क्या हो गया जी। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से ये सेकंड वाले का पूरा लिख दिया हूँ, ये लिखा है सेकंड वाला, और बटे में किसका रहेगा, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला। इसमें देखो जीएम और जीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मान रखने पर ये पूरा मान एक जगह पर मैं जी का मान रख दिया हूं, ये जी डैश का मान है, ये किसका मान है, जी का मान। ठीक, अब ये आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा यार, ऊपर, और इसका ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। यहां तक समझ में आया, ये सिंपल सी गणित है, केवल आपको समझना है। अब इस वाले स्टेप में देखना, इसको बड़े ध्यान से देखना। इसमें आर है तो मैं बाहर निकालूंगा आर स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है ना, क्या एच में आर है, नहीं है, तो इसको कहाँ रख दोगे, बटे में। यदि इसको अंदर घुसोड़ोगे तो कट के यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, तो यहां पर इसी तरह से आर स्क्वायर निकाल करके काट देंगे। काटने के बाद अगला स्टेप देखो यार, ये जो है इसको ऊपर लिख दिया हूं, तो इसकी घात कितनी हो गई, -2 हो गई ना, नीचे थी घात तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। और एक द्विपद प्रमेय होता है कि यदि h का मान r से बहुत छोटा हो तो ये 2 जो है अंदर घुस जाता है ना, ये h की जगह क्या हो जाएगा, हाँ। अब यहां से देखो ये चिन्ह कैसा था, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर गड़बड़ हो जाता है स्टेप में, ये +2 है, ये -2 हो जाएगा ना अंदर, तो 1 - 2h अपॉन आर हो जाएगा, घात को अंदर कर देंगे। अब यहाँ पर इस g का गुणा इधर कर देंगे तो ये g हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि गहराई पर, ऊंचाई पर g का मान क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर ऊंचाई वाला तो मैं बता दिया हूँ, गहराई वाला कम आता है, गहराई वाला आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि केवल उसी प्रश्नों को देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कक्षीय चाल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो सीधा है, उपग्रह की वह क्षैतिज वेग जिस पर कोई पिंड पृथ्वी के परितः किसी कक्षा का चक्कर लगाता है। तो क्या हो गया, यह समझ लो सिंपल सा है, जब कोई पिंड किसी उपग्रह किसी ग्रह का जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। तो अपने हिसाब से परिभाषा समझा देना है, भाई कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो जो उपग्रह है तो ग्रह का ना चक्कर लगाएगा, तो सीधे ग्रह के चारों ओर उपग्रह जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसके वेग को क्या कहा जाता है, कक्षीय वेग। तो अपने से परिभाषा बना देना है। इसके लिए देखो इस तरह से आपको चित्र बनाना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला भाग मान लेते हैं कोई ग्रह है या पृथ्वी है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m, त्रिज्या क्या है, r। अब यहाँ पर कोई उपग्रह है, उपग्रह का द्रव्यमान कितना है, m, उसकी ऊंचाई कितनी है, h। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं, इस चित्र के बारे में लिखना है। माना पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, r, द्रव्यमान कितना हो गया, m, उपग्रह का द्रव्यमान कितना हो गया, m, और पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या हो गई, r प्लस h। यही सब लिख देना है। अब हम क्या जानते हैं, यहां से देखना, उपग्रह तभी घूमता है जब गुरुत्वाकर्षण उसको कौन सा बल दे देता है, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल बराबर कितना हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। थोड़ा सा देखना, अभिकेंद्र बल का जो ओरिजिनल सूत्र होता है mv²r होता है, लेकिन यहाँ पर मैं mv² लिखा हूँ क्या, देखो तो थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, m लिखा है इसमें, m लिखा है, v भी लिखा है, v² भी लिखा है, लेकिन ये v कक्षी चाल है, कक्षी चाल को अंग्रेजी में ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, तो इसमें o भी लगा देते हैं तो पता चले कि ये कक्षी वाला वेग है। फिर बटे में क्या लिखा है, r, r का मतलब है केंद्र से त्रिज्या, तो केंद्र से त्रिज्या कितनी है, r प्लस एच, इसलिए यहां पर r प्लस एच लिख दिया। एक लाइन समझ में आ गई। दूसरा देखो, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस चित्र के अनुसार हम लिखेंगे। अब देखो इसमें g है, ये g लिख दिया, m1 का मान इसमें कैपिटल M है, स्मॉल m का मान जो है वो m2 का मान स्मॉल m है। दूरी देखते हैं, इसमें दूरी क्या है, आर स्क्वायर, इसकी दूरी देखो, इसकी पूरी की पूरी दूरी यहाँ से क्या है, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, बस सूत्र को उसके हिसाब से बदल देना है, इसमें से एक आर एच प्लस इससे कट जाएगा, है ना,
अब यहाँ पर देखो ये m और m भी कट जाएगा, सीधा कितना आ गया VO बराबर अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं कि यदि h का मान त्रिज्या की अपेक्षा बहुत बहुत छोटा है तो h यहाँ छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर। इसमें क्या गायब हो गया, h गायब हो गया, h को छोटा मान लिए हैं। अब एक सूत्र आप पढ़े हो, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर पढ़े हैं, ये रिलेशन होता है। तो यदि हम जी एम निकालेंगे तो जी एम का मान जी आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख देंगे, ये और ये कैंसिल कर देंगे, अंडर रूट जी आर आ जाएगा। जी का मान हमको पता है 9.8 होता है, और आर का भी मान जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणे 10⁶ मीटर में होती है, उसका मान रख करके हल कर देंगे तो 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका मान आ जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर कक्षीय चाल निकालना है।